नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रवीश कुमार की कल्पना की। अब यहाँ पे जब मैं ये कह रहा हूँ कि रवीश कुमार की कल्पना, तो इसमें मैं कल्पना सोरेन को भी जोड़ूंगा और कल्पना का मतलब मैं उसके मानसिकता, जो वो सोच रखता है, उसकी भी बात करने वाला हूँ। तो ये दोनों जो है वो बातें अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को जोड़कर मैं देख रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। इसलिए भी बटोगे तो कटोगे क्यों जरूरी हो जाता है, वो बात भी शायद यहाँ पर समझ में आपको आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की। झारखंड के विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जो है वो 43 सीटों पे हो चुका है और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ये 43 सीटें जो है वो तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। परिणाम 23 नवंबर को आने वाले हैं, एक चरण का चुनाव अभी बाकी है। लेकिन इससे एक चीज जो है वो इतर साफ जरूर हो जाती है। जिन 28 सीटों की हम बात करते हैं आदिवासियों से जुड़ी हुई, या जिस समुदाय से हेमंत सोरेन आते हैं, वो सभी 28 सीटें जो है वो पहले चरण में कवर हो चुकी है। तो इससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली थी। सिंपैथी वोटर्स जो है वो हेमंत सोरेन के साथ गया था, लेकिन उस वक्त जो संभावनाएं थी, आपने देखा चंपई सोरेन वगैरह, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे। इसलिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग हुई। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, फिर चाहे वो चंपई सोरेन हो, आपको पता होगा मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा हो, रघुवर दास की बहू हो, वो तमाम तरह के जो है वो चंपई सोरेन का बेटा हो, बाबूलाल सोरेन, इन सबको जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सीटों पर फाइट में आ गई। और चंपई सोरेन को वहाँ का जो है वो टाइगर भी कहा जाता है। अगर ऐसी स्थिति में वो 8 से 10 सीटें निकालने में कामयाब हो जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के पार भी जा सकती है, सरकार बना सकती है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन खैर, ये मेरा जो मुद्दा था वो ये नहीं था, लेकिन इस पे बात करना जरूरी था। अब हम आते हैं रवीश कुमार की कल्पना पे। अब रवीश कुमार की कल्पना पे आना क्यों जरूरी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कल्पना सोरेन वैसे हेमंत सोरेन की पत्नी है, तो मैं उस तरीके से अगर आप सोच रहे हो तो मेरा वो जो है वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, और ना मैं इस तरीके की कोई किसी से बात करता हूं। मैंने बात की है रवीश कुमार की कल्पना, मतलब उसकी सोच की। रवीश कुमार ने कल एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में लगभग 18 मिनट का वो वीडियो है। जब वो मेरी आंखों के सामने था तो मैंने उसको सुना। उस 18 मिनट के वीडियो में आप जो है वो हर 10 सेकंड के बाद में रवीश कुमार के मुंह से जो है वो कल्पना शब्द सुनोगे। और जिस तरीके से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट किया है, लगता है जैसे कि वो पेड न्यूज हो। पेड न्यूज का मतलब तो आप समझते हो ना, कि पैसे देकर न्यूज बनवाई गई हो। और ऐसे अगर आप रवीश कुमार और इनका इतिहास देखोगे तो ये जो है वो संभव भी है, हो सकता है ऐसा हो या फिर नहीं भी हो। लेकिन रवीश कुमार को झारखंड में क्या दिखता है, आपको पता होगा। कुछ ही दिनों पहले कल्पना सोरेन के एक रील वायरल हुई थी, और उसमें जो है वो कल्पना सोरेन की अंगूठी, उसको उसकी ज्वेलरी, उसका हार, उसको दिखाया गया था। और अब जो है वो रैलियों में कल्पना सोरेन जो है वो चांदी की कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो पहनी हुई नजर आती है। मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो भी जो है वो आम एक आदिवासी महिला है। हेमंत सोरेन से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उड़ीसा से जो है वो बीटेक किया हुआ है, एमबीए पास आउट है वो। 2006 में इनकी जो है वो शादी हुई थी। तो ये तमाम तरह की, और फिर उसके बाद में राजनीति से बिल्कुल जो है वो दूर थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां ये थी कि हेमंत सोरेन जेल जा चुके थे, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के संपर्क में आने से, मैं ऐसा इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सारी देन जो है वो आम आदमी पार्टी की है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लगा कि कल्पना सोरेन को जो है वो आगे कर दिया जाना चाहिए, और इनकी गुरु रही सुनीता केजरीवाल, क्योंकि पहला जो भाषण है वो सुनीता केजरीवाल ने शुरू किया था। और फिर कल्पना सोरेन से भी आपको पता होगा दिल्ली में जो सभा हुई थी, ठीक उसी तरीके का एक स्पीच दिलाया गया था।
अब जब लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद में विधानसभा चुनाव हुआ, तो कल्पना सोरेन अचानक से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता थे, उनकी पहली जो है वो डिमांड बन गई। नेता चाहते हैं कि कल्पना सोरेन आए और उनके लिए चुनाव प्रचार करे। ये जो है वो ग्राउंड लेवल की वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को लेके रवीश कुमार ने जो वीडियो बनाया, और रवीश कुमार जब ये बात करता है तो उसके बाद में आप समझिए अब इन लोगों का खुलासा, जिसको हम कहते हैं कि एक्सपोज। जब रवीश कुमार ये कहते हैं कि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से मुद्दों के ऊपर बात की, और मुद्दे कौन से हैं कि आदिवासियों की जो घर है, जंगल, उनको काटे जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब फैक्ट्स पे जब हम जाते हैं तो इस वक्त 5 साल से जो है वो सरकार किसकी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और उधर जो है वो इस वक्त बीजेपी की है। लेकिन इससे पहले जो है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और दोनों ही पार्टियां जो है वो गठबंधन में है। तो ऐसी स्थिति में आखिर वो मुद्दा जो है वो किसके खिलाफ उठा रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? ये रवीश कुमार को यहाँ पे बात समझ में नहीं आई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका फैक्ट्स भी मैं बता देता हूँ। हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं जो सीमावर्ती इलाकों पे हैं, और इसी जंगलों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 खाने, राजस्थान की 4 खाने थी, जिनमें 2 खाने जो है वो बंद पड़ी थी। और उस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की, और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी। अब स्थिति ये बनी कि एक तो परसा की जो खान थी और दूसरी कांता बसरा, ये 2 खाने बंद पड़ी थी। गौतम अडानी के पास इनका जो है वो स्वामित्व था। ये दोनों खाने गौतम अडानी के स्वामित्व की थी। अब गौतम अडानी को लेके कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार हमलावर रहती है चुनाव में। राहुल गांधी को आपने भाषणों में सुना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में गौतम अडानी और अशोक गहलोत की मुलाकात होती है। अशोक गहलोत लगभग 65,000 करोड़ के MOU जो है वो साइन करते हैं गौतम अडानी के साथ, और हजारों एकड़ जमीन जो है वो राजस्थान की लीज पे दे दी जाती है अडानी को। तो ये पर्दे के पीछे का प्यार है। तो गौतम अडानी और कांग्रेस पार्टी की गौतम अडानी वो पत्नी है जिसके जो है वो खुल्लम खुल्ला वो प्यार नहीं कर सकते। पर्दे के पीछे से उनका प्यार जो है वो बिल्कुल जायज है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक इसी तरीके से रेवंत रेड्डी जब 100 करोड़ का दान लेते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। ये ढोंग करते हैं कि गौतम अडानी ने ये कर दिया, वो कर दिया। दोहा में एक मीटिंग होती है, रेवंत रेड्डी जो है वो विदेश में जाकर गौतम अडानी से प्रोजेक्ट लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो फिर गौतम अडानी को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। अब जब वो दोनों खाने चालू नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त स्थिति ये थी कि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों ही कांग्रेस पार्टी की। अशोक गहलोत ने पूरा जोर लगाया, सोनिया गांधी के बंगले तक वो पहुंचे अडानी की सिफारिश लेकर, लेकिन कामयाब नहीं हुए क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव थे। तो ऐसी स्थिति में अब जब दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पे अब वो काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये जो है वो बेसिकली मुद्दा तो है, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, फैक्ट्स यही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इस बात पे हमलावर होती है तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती कि अशोक गहलोत किसकी सिफारिश कर रहे थे। और फिर झारखंड अगर मुक्ति मोर्चा की सरकार अगर ये दावा करती है तो फिर ये दावा जो है वो किसके खिलाफ करती है, क्योंकि सरकार तो उनकी है, तो मुद्दा जो है वो फिर उनके खिलाफ चला जाता है। लेकिन रवीश कुमार को क्या पता, स्क्रिप्ट लिखी टेलीप्रॉम्प्टर पे और जो है वो उनको बोलना है या फिर ज्ञान देना है। तो यही तो काम चल रहा है इन लोगों का। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो रोटी बेटी और आपको पता होगा मकान का जो मुद्दा है वो उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली में। और जिस तरीके से बांग्लादेश के घुसपैठियों की बात की गई थी, और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता ने, अगर वो सत्ता में आएंगे तो घुसपैठियों को भी 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, ये इस तरीके की घोषणा की गई है। तो घुसपैठिया ये एक जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है धर्मांतरण, वो शायद रवीश कुमार जैसे मौलाना जो है वो कभी न्यूज चैनल पे अपने नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनकी जो दुकानें हैं, क्योंकि ये घुसपैठिया जो है वही तो इनके व्यूवर्स है, एक खास मुस्लिम समुदाय के जो व्यूवर्स है जो इनको फॉलो करते हैं, उनको ये न्यूज काफी अच्छी लगती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मुद्दे पे पूरे पे झारखंड के जब मुद्दों की अगर आप बात करोगे तो जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों ने वहां की बेटियों से शादी की है, और फिर वहां पे
जबरन जो है वो घर जमाई करके बैठे हैं। अब उनके राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, उनके नाम जमीनें भी है और डेमोग्राफी चेंज करने में पूरा एक रोल है। तो इस मुद्दे को प्रमुखता से ना कल्पना सोरेन ने उठाया, ना रवीश कुमार जैसे पत्रकार ने उठाया। तो ऐसी स्थिति में अब कल की आपको एक न्यूज बता देता हूं मैं। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि चावल, एक मुट्ठी चावल के बदले जो है वो धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। और जानकारी क्या है, 2004 में एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जो जिला है उसमें 214 ईसाई थे और 214 ईसाई से 2008 में, या हम कहें कि अब तक जो है वो लगभग 3 लाख ईसाइयों की आबादी वहां हो चुकी है। और जिस वक्त ये आरटीआई से खुलासा हुआ था लगभग वो सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स थे, मतलब वृद्ध ईसाई थे। और अब यह दावा किया जा रहा है कि उस इलाके की 35% जो आबादी थी वो धर्मांतरण का शिकार हो चुकी है। और धर्मांतरण कैसे किया जा रहा है वो भी आप समझ लीजिए। 2019 में केंद्र सरकार जो है वो इसको रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एक विनिमय गारंटी वो लेके आई अधिनियम, और उसके बाद में विदेशी फंडिंग को कैसे रोका जाए इस पे काम करना शुरू हुआ। तो ईसाई जो इस काम में जो इन्वॉल्व है, जिनको पैसा दिया जाता है, उनकी फंडिंग रुकी और उस फंडिंग को चालू रखने के लिए इन पादरियों ने हर घर से एक मुट्ठी चावल, जिनको इन्होंने कन्वर्ट किया था उनके, क्योंकि चावल और राशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, एक मुट्ठी चावल वो हर घर से उगाई करते हैं और उसके बाद में उसको मार्केट में बेचा जाता है। उससे 100 करोड़ की उगाई करके जिन लोगों का धर्मांतरण का काम दिया जाता है, ठेकेदारी दिया जाती है, उनको सैलरी दी जा रही है। इस तरीके का खेल जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में चल रहा है और इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। अब चूंकि ये जो खबर है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की है, लेकिन इस वक्त जब मैं पंजाब में वर्क कर रहा हूं और पंजाब की अगर आप स्थिति देखोगे तो पंजाब में आज ये स्थिति हो चुकी है कि लगभग जो है, आप देखो, आपने एक चीज नोट की होगी, यहां पे एक अंकुर नरूला मिनिस्ट्री चलती है। 2008 में जब अंकुर नरूला ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आया तो उसका एक चर्च जो जालंधर में उसने स्टार्ट किया था, उसमें ईसाइयों की जो संख्या थी वो 3 थी और आज लगभग जो है वो ऐसे ही 3 लाख लोग जो है वो उससे जुड़े हुए हैं। और वहां पे जिस चर्च का निर्माण हो रहा है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में वो एशिया का सबसे बड़ा चर्च होगा। और अंकुर नरूला जो है वो खुद एक खत्री परिवार से आता है। तो पैसे को लेकर, और दूसरा जिस तरीके से मिशनरी जो है वो कन्वर्ट होने के बाद में बैप्टिज्म का एक सर्टिफिकेट देते हैं और उनके बच्चों को मिशनरी जो स्कूल है उसमें फ्री में पढ़ाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अमृतसर, गुरदासपुर, उस बेल्ट में अगर आप देखोगे तो अभी अभी जो है वो कुछ ही सालों में 600 से 700 जो है वो ऐसे ही चर्च अस्तित्व में आए हैं। तो समस्या जो है वो गंभीर है, लेकिन ना सरकारों का ध्यान जाता है, ना हमारे जैसे लोग जो है वो, अभी हम बात करते हैं बटोगे तो कटोगे, तो हम योगी को गालियां देने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार है हमारा शिक्षा का जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो। जिस तरीके से एजुकेशन के सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा गया, क्योंकि अब जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो पर्सनल हो रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो है वो मुद्दे से हटके 2 मिनट के लिए बात करूंगा कि जिस तरीके से हमारे गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी उसको हटाया गया, क्योंकि सनातन एक ऐसी संस्कृति है जिसमें वैदिक गणित जैसी जो है वो शिक्षा दी जाती थी। वेदों में जो है वो आपको सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाता था, चाहे वो अर्थशास्त्र हो चाहे समाजशास्त्र हो। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सेकुलर शब्द जोड़ा, और ये एक सेकुलर जो है, यही एक राजनीति जो है वो हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को लेकर बैठ गई, जिसका खामियाजा आपको और हमको भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे सेकुलर शब्द जोड़ा गया वो हिंदू धर्म के लिए जोड़ा गया कि हम धर्म निरपेक्ष है, और धर्म जो है वो एक अफीम की तरह है, एक नशा है जो हमें लगातार खराब कर रहा है। और इसलिए अब हम लोग जो है वो हमारे धर्म से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को और अपनी बात करते हैं तो हमें चाहिए मॉडर्न एजुकेशन। लेकिन दूसरे धर्मों में आप देख लीजिए, वो अपने धर्म की और अपनी संस्कृति की शिक्षा देते हैं। आप देखिए, एक आतंकवादी जो है वो तैयार किया जाता है और एक सैनिक तैयार किया जाता है। दोनों के काम एक है, सैनिक को भी मारना है
और आतंकवादी ने भी किसी की हत्या करनी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़रिए की। तो इस तरीके की जो है वो दूसरे धर्म के लोग जो है वो अपनी शिक्षा मदरसों में हो, चाहे वो फिर बाइबल के मिशनरीज़ का हो, चाहे कहीं भी हो, अपनी शिक्षा को जो है वो सुचारू रूप से। लेकिन जब हम हमारे धर्म की शिक्षा की बात करते हैं, तो फिर हमारे आड़े आ जाता है कि हमें गंजा कर दिया जाएगा, चोटी बना दी जाएगी, धर्म की शिक्षा जो है वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो अब ये सवाल जो है वो सरकार के साथ-साथ हम लोगों के ऊपर भी खड़ा हो जाता है कि क्या हमारे ग्रंथ जो है वो सिर्फ़ पूजा के लिए रखे हुए हैं या फिर बच्चों को उसको पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए? तो ये जो है वो व्यक्तिगत सवाल है मेरा। इसमें मैं जो है वो पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इस मामले में मैं जो है वो पूरी जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, वैदिक गणित से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस फ़ील्ड में मैं काम करता हूँ। लेकिन जब मैं रवीश कुमार जैसे लोगों को सुनता हूँ, तो ये रवीश कुमार जैसे लोग जो है वो अंदरूनी तौर से, ये बाहर से जो है वो हिंदू होने का दिखावा दे करते हैं, लेकिन अंदर से ये कन्वर्टेड मौलाना है जो लगातार इस समाज में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और कहीं न कहीं जो है वो ज़हर फैलाने का काम करते हैं, और ये एक ऐसा मीठा ज़हर है जो आपको बाँध के रखता है। जिस तरीके से आप इन लोगों के जो है वो मुद्दों को उठा के देखोगे, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है कि रवीश कुमार की जो कल्पना है वो किस तरीके की कल्पना है। क्योंकि कल्पना सोरेन वो तो हेमंत सोरेन की है, लेकिन रवीश कुमार की कल्पना जो है वो किसकी है? तो रवीश कुमार की जो कल्पना है वो मोदी विरोध और राष्ट्र विरोध में जो है वो एक ऐसे मौलाना की कल्पना है जो आप सोच भी नहीं सोच सकते, और ये इसी तरह से जो है वो अपना एक एजेंडा चलाते हैं। अब मुझे नहीं पता इस वीडियो में उसने इस बात का ज़िक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि धरातल पे ये एक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जिस मुद्दे की उसने बात की, तो उस मुद्दे पे जो है वो उसने सीधे तौर से कल्पना सोरेन को ही, और कल्पना सोरेन अच्छा बोलती है, अच्छा स्पीच देती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें मैं भी जो है वो डंके की चोट पर कह सकता हूँ। चुनाव किस तरफ जाएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ कल्पना सोरेन की बात कर रहा हूँ, और उससे कोरिलेट करके देखता हूँ मैं रवीश कुमार को, कि वो किस तरीके से अपना एजेंडा चलाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी उसने उसी तरीके का एक स्पीच दिया है, लेकिन कहीं भी रवीश कुमार जैसे लोग जो है वो अब चुनाव परिणाम को लेकर आकलन करने से डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका एजेंडा जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में फेल हो गया। तो रवीश कुमार, आप देखिए हिंदुओं के चोले में किसका शरीर है, किसका शरीर लेके घूम रहे हैं, और मुद्दों से हटकर जब ये मुद्दे मुद्दे चिल्लाते हैं, तो उस आप स्पीच को आप एक बार ज़रूर देखिए, मेरे कहने से देखिए। उसके व्यूज़ बढ़ते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप लोग जो है वो उस वीडियो को देखिए, अपना विवेक और विचार दोनों का इस्तेमाल करिए, और फिर सोच के देखिए कि ये लोग जो है वो किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं और किस तरीके का इनका स्तर है। अब इसके लिए कोई भी पार्टी जो है वो जिम्मेदार हो सकती है। तो इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या भारत सरकार हो, बात दोनों एक ही है, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना होगा और सरकार को भी ये सोचना होगा कि किस तरीके से कठोर कानून जो है वो बनाए जाने चाहिए। और अगर अभी नहीं संभले, तो जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है, तो आप आने वाले समय में मेजॉरिटी में होते हुए भी जो है वो, जो भी लोग मेजॉरिटी के समुदाय के हैं, हिंदू संस्कृति के हैं, जो 100% आबादी वाले जो दावा करते थे हिंदुस्तान का, आज वो 78 पे आ गए, और वो इससे भी कम हो जाएगी, इसमें कोई बुराई है नहीं। और यही हाल जो है वो महाराष्ट्र के आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। तो मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा है। बेरोजगारी का मुद्दा अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अगर हमारी धर्म और संस्कृति बचेगी तो हम लोग बचेंगे, वरना फिर वही बटोगे तो कटोगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।